इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के बहुजन मूल निवासियों को भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत में हड़प्पाकालीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित रही है। पिछले दिनों भारत सरकार ने राखीगढ़ी हिसार में खुदाई के समय नरकंकाल पाया गया। उस नरकंकाल का जब डीएनए किया गया तो वह भारतीय मूल निवासियों का पाया गया। इससे यह साबित होता है कि उस समय तक भारत में आर्यों का आगमन नहीं हुआ था। आर्यों का जो आगमन है वो करीब 3700 से लेकर 4000 साल पहले हुआ और ये आर्य लोग भारत में आक्रमणकारी के रूप में, हमलावर के रूप में आए और इन्होंने भारत के मूल निवासी द्रविड़, नाग, अनार्य वंश के लोगों को पन और छल से अपना दास व गुलाम बना लिया। शारीरिक रूप से गुलाम बनाने के बाद इन आर्यों ने सोचा कि इनको लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए मानसिक गुलामी थोपना जरूरी है और इस मानसिक गुलामी को थोपने के लिए इन आर्यों ने वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृति आदि ग्रंथों की रचना की और चातुर्वर्णीय व्यवस्था का निर्माण किया। चातुर्वर्णीय व्यवस्था में इन आर्यों ने अपने आप को ब्राह्मण का नाम देकर, देव का नाम देकर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और जो भारत के मूल निवासी लोग थे उनको शूद्र, अति शूद्र घोषित कर दिया। जिन लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, इन लोगों के जो दास नहीं बने, वो लोग जंगलों में भाग गए और आदिवासी कहलाए। तो साथियों, ये जो भारत में जाति व्यवस्था का जो निर्माण है वो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किया। ये जो इसके बाद होता है कि जब इस देश में चातुर्वर्णीय व्यवस्था में 4 वर्ण स्थापित हो गए तो उसी दौरान 565 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म होता है और जब वह 40 साल 45 साल के हुए तो उन्होंने जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार पर उन्होंने शूद्र वर्ण के लोगों में जनजागरण और प्रचार अभियान किया और लोगों को समझाया कि आप लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं, आप लोग नीच और कमी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इकट्ठा होकर अपना राज स्थापित करना चाहिए। उन्हीं के जन जागरण और प्रचार अभियान के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा सम्राट अशोक के द्वारा भारत के साथ साथ 16 देशों में अपना राज स्थापित किया। सम्राट अशोक ने भारत में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन इतने उच्च दर्जे का था कि पूरी दुनिया के छात्र भारत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते थे और भारत का व्यापार पूरी दुनिया में, जो ये अयोध्या स्थान जहां बताते हैं और ये जो बौद्धों के जो विरोधी लोग हैं, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं और वर्तमान सरकार जो आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने उस साकेत नगरी को अयोध्या बना दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था में अधिकारों से वंचित कर दिया, शिक्षा, संपत्ति, धन, शस्त्र इनसे वंचित करके इनको गुलाम बना लिया
तो इसके बाद गौतम बुद्ध का जो प्रचार हुआ उसके कारण भारत में जनजागृति आई और भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन प्रतिक्रांति के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने भारत में बौद्ध धर्म का खात्मा किया। भारत में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी उसमें आग लगवा दी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ का वैभव था उसको समाप्त कर दिया। फिर 2500 साल बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुनः जागरण किया बौद्ध धर्म का और भारत में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयास से भारत में भारतीय संविधान की रचना हुई। संविधान के आधार पर भारत के मूल निवासी लोग जो शूद्र अतिशूद्र के रूप में जाने जाते थे उनको SC SC OBC का नाम दिया गया और भारतीय संविधान के आधार पर इनको हक अधिकार दिए गए, जिसके कारण आज भारत में जो SC SC OBC के लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इनका विकास हुआ, उन्नति हुई और भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हुआ। लेकिन भारत में भारतीय संविधान की रचना होने के बाद भी और देश में लोकतंत्र लागू होने के बाद भी सामाजिक व्यवस्था में आज भी ब्राह्मण तंत्र लागू है और ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति का जहर आज भी ये जो DNA द्वारा घोषित विदेशी लोग हैं ये फैला रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव ये पैदा कर रहे हैं। तो जो हमारे मूल निवासी लोग अधिकारी बने, कर्मचारी बने, साहब काशीराम ने कर्मचारियों अधिकारियों का एक संगठन बनाया वामसेफ और वामसेफ के माध्यम से 1978 से आंदोलन शुरू हुआ। 1978 में जो तीसरी आज़ादी यानी मानसिक आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। शारीरिक रूप से तो हम लोग 1947-1950 में आज़ाद हो गए, लेकिन लोकतंत्र होने के बावजूद भारतीय संविधान 15% भी लागू नहीं हुआ है। और जो आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण जो दिया गया उसके आधार पर जो तरक्की हुई उस तरक्की को रोकने के लिए ये जो RSS BJP की सरकार है इसने राष्ट्रीयकरण की बजाय निजीकरण शुरू कर दिया और निजीकरण के माध्यम से जो सरकारी विभाग हैं उनको बेचना शुरू कर दिया ताकि आरक्षण खत्म हो जाए। साथियों, EWS को 10% आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि जो आरक्षण है वो रिप्रेजेंटेशन है, वो पेट भरने का माध्यम नहीं है, गरीबी मिटाने का माध्यम नहीं है। लोकतंत्र में भागीदारी, नौकरियों में भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी का ये जो अधिकार है आरक्षण का ये दिया गया है। तो जो अधिकारी और कर्मचारी आरक्षण के माध्यम से अधिकारी बने, कर्मचारी बने, उनको वामसेफ के माध्यम से सहयोग करके, आर्थिक सहयोग करके इस संगठन को मजबूत करना चाहिए। जैसा आप सभी को मालूम है, संगठन चलाने के लिए समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा की आवश्यकता होती है। जिसको जो कोई समय दे सकता है, कोई बुद्धि दे सकता है, कोई अपना हुनर इस्तेमाल कर सकता है, कोई पैसा दे सकता है। तो साथियों, हमारे भारत देश में जो SC SC OBC के कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोगों से मैं इसे वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वामसेफ का आंदोलन साहब काशीराम ने, DK खारपड़े, दीना भाना ने शुरू किया था, वो आंदोलन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ माननीय वामन बेशराम
जो मूल निवासी नायक है उनके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत में बहुजनों की सत्ता कायम करने के लिए और बहुजनों को सर्वांगीण विकास के लिए, बहुजनों के सारे अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो अब आखिरी स्टेज पर है। और जैसा आप सभी को मालूम है, ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, ये जो मोहन भागवत है, ये जो भारत का जो प्रधानमंत्री, आरएसएस का जो पुछल्ला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, यह भारत के संविधान को खत्म करने में लगा हुआ है। भारत में जो मूल निवासी लोग हैं उनके हक अधिकार छीनने में लगा हुआ है। तो साथियों, आप लोगों को अब जाग जाना चाहिए। आप लोगों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य की बात है, आप लोगों के इज्जत और सम्मान की बात है। अगर आप लोग अब नहीं जागे तो जैसा साक्षी महाराज सांसद ने कहा है कि अगर 2024 में भाजपा की सरकार आई तो चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथियों, वैसे तो जो लोकतंत्र का जो प्राण है, वोट का अधिकार, उसको ईवीएम के माध्यम से शून्य घोषित कर दिया गया है।